नमस्कार। आज भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यपुस्तकों पर बात करेंगे और हमारे मेहमान जो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, इस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यपुस्तकों के अध्यक्ष रहे सच्चिदानंद जोशी जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मैं सच्चिदानंद जोशी जी से बातचीत शुरू करने के क्रम में मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यपुस्तकों को लेकर के हमने जो तैयारी की है, हमने जो पाठ्यपुस्तक हम जो तैयार कर रहे हैं उसको लेकर के मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा सर कि हिंदी पाठ्यपुस्तकों के चयन में भाषा, साहित्य और संस्कृति के बीच संतुलन किस तरह से साधा जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि विद्यार्थी का जो साक्षात्कार होता है ज्ञान की किसी भी धारा से, वो पाठ्यपुस्तक के माध्यम से होता है। तो आप चाहे उसको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी वो सारा ज्ञान पाठ्यपुस्तक के माध्यम से लेता है। तो इसलिए पाठ्यपुस्तक कैसी बने जिससे कि विद्यार्थी को वो आकर्षित लगे जी। जो आकर्षित होगा विद्यार्थी तभी उसको पढ़ने की इच्छा करेगा जी। तो इसलिए न सिर्फ भाषा बल्कि उसके साथ साथ उसका कलेवर, उसका आकलपन, उसकी साज सज्जा, ये सब चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और वो सब संस्कृति का हिस्सा होती हैं। क्योंकि आपकी साज सज्जा कैसी है, रंगों का संयोजन कैसा है, आकलपन कैसा है, यहाँ तक कि पुस्तक का आकार कैसा है जी। क्या वो हाथ में पकड़ने में सहज है कि नहीं जी। ये बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। तो इसलिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में जितनी भूमिका उसके कंटेंट की है, यानी कथ्य की है, चाहे विषय की है, उतनी ही भूमिका, या मैं तो कहूँगा कि उससे ज़्यादा भूमिका उसमें प्रयोग होने वाली भाषा की होती है जी, बिल्कुल। और उसकी जो सांस्कृतिक समझ है जी, उसकी होती है जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि हम बात कर रहे हैं साहित्य, संस्कृति और भाषा के को कैसे साधा जाए इसमें। और हम जानते हैं कि बच्चों का मतलब हृदय एकदम कोरा होता है और उनको जब हम सिखा रहे होते हैं तो चित्रों की कितनी भूमिका होती है कंटेंट के साथ। बहुत सुंदर बात की आपने कि कंटेंट के साथ संस्कृति को लेकर के बहुत जागरूक होना चाहिए और किस तरीके से हम बच्चों के भीतर इस तरह का संस्कार, एक तरह से कह सकते हैं कि डेवलप करें और चित्रों के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं। देखिए, चित्रों के माध्यम से खासकर जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं, जैसे आपकी एक पुस्तक है अक्षरा, जो पहली से पांचवी क्लास के बच्चों की होती है, उस वक्त ज़्यादातर बातें हमें चित्रों के माध्यम से सिखाई जाती हैं, चित्रात्मक माध्यम से होती है। तो पहले बच्चा चित्र देखता है और फिर उस चित्र के माध्यम से उस चीज़ की समझ बनाता है। तो इसलिए जो इम्प्रेशन उसके दिमाग पर, जो चित्र पटल पे जो उभरता है वो उसके मन में बहुत दिनों तक रहता है जी। तो इसलिए हमें चित्रों का संयोजन भी देख के करना है जी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि ठीक है चित्र तो सिर्फ सहयोगात्मक भूमिका निभा रहे हैं जी। तो इसलिए कैसा भी बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चित्र बच्चे के मन में अंकित होता है जी, बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं, बहुत उदाहरण देता था ये छोटी क्लास में जी। ऋषि का जी और यह यज्ञ का जी। तो आप देते हैं कि ऋषि का देते हैं तो वहाँ भी एक ऋषि बैठे हैं जी, गेरुए वस्त्र में जी। और यह यज्ञ का बैठे हैं तो वहाँ भी एक बैठे हुए हैं। बिल्कुल। कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि ये वाले ऋषि और ये वाले बाबा जी में क्या फ़र्क है, तो बता सकते हैं क्या आप? हमें कल्पकता होनी चाहिए जी जी। तो कल्पकता हमारे अंदर नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम दिखाते हैं कि कोई हम कहानी की संरचना कर रहे हैं, उसमें हम दिखाएंगे कि कोई ब्राह्मण है जी, तो गरीब ब्राह्मण ही लिखा जाएगा जी। क्यों गरीब ब्राह्मण लिखना क्यों जरूरी है? आप ब्राह्मण लिखिए। अच्छा, फिर आप ब्राह्मण लिखेंगे तो क्या करेंगे? ये मैं जातिवाद में नहीं जा रहा हूँ जी जी, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा मेंटल इंप्रेशन क्या। बिल्कुल। तो एक खुले बदन व्यक्ति होगा जिसकी तोंद होगी, जनेऊधारी होंगे, चुटैया होगी, तो हम जानबूझकर उस पात्र को कॉमिक बना देते हैं। ये जो इम्प्रेशन है ये एक तरह से जाना चाहिए। तो ये बात क्या है, ये बहुत मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। बिल्कुल। अगर हम किसी को लिख देंगे कि वो बेचारा गरीब पोस्टमैन रोज चिट्ठियाँ बांटता था, तो मान लीजिए कि उस क्लास में कोई पोस्टमैन है, उनकी बेटा या बेटी भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके भी मन पे प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक एक्सरसाइज है जी।
आमतौर पर मैं देखता हूँ कि लोग इतनी गहराई में जाकर पाठ्य पुस्तकों की संरचना नहीं करते। यहाँ तक कि रंगों का संयोजन, कई बार किताबें इतनी उदास दिखती हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये किताब रो रही है। किताब को हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। किताब हंसती मुस्कुराती रहेगी तो वो विद्यार्थी को आकर्षित करेगी। ये मेरा कहने का है। जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबों में ये प्रयास किया गया है यही कि किताब बोलती हुई हो, उसका रंगों का संयोजन ऐसा हो कि वो जो चित्रात्मक शैली भी हम बच्चों को सिखाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, इसमें कहीं कोई ये अतिवादी दृष्टिकोण न हो कि किसी के लिए कोई खास पैटर्न मान करके चलिए। जैसे आपने बहुत सुंदर उदाहरणों से बताया, बच्चों का मानस बहुत कोरा होता है और उस पर हम जिस तरह का इमेज डालना चाहते हैं, चित्र के माध्यम से वो बहुत आसानी से चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो हमें क्लियर करके मतलब एकदम स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए कि ये चीज़ है, ये यज्ञ वाले ऋषि हैं और ये दूसरे ऋषि हैं, और इस तरह का वेशभूषा, और किसी खास वेशभूषा को किसी खास तरह का मतलब नाटकीय ढंग से प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात की आपने। मैं अब इसी कड़ी में आगे आपसे जानना चाहूँगा कि पाठ्यपुस्तक में शामिल साहित्यिक रचनाओं के चयन के मानदंड क्या होने चाहिए। ये बड़ी चुनौती होती है शिक्षा बोर्ड के लिए कि इसका मानदंड कैसे बनाएं। देखिए, हमने ये भी देखा है और अक्सर देखते हैं कि पाठ्यपुस्तक में जो सामग्री चयनित होती है उस पर कई बार लोग विवाद करते हैं। ये पाठ क्यों रखा गया, ये पाठ क्यों नहीं रखा गया, ये पाठ अमुक को आहत करता है क्या, ये पाठ अमुक को टारगेट करता है क्या। मुझे लगता है कि जब पाठ्य पुस्तकों में हम सामग्री का चयन करें तो हमें बहुत निरपेक्ष रहना चाहिए और बहुत सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। अगर हम सकारात्मक दृष्टि रखेंगे और निरपेक्ष दृष्टि रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम जिन पाठों का चयन करेंगे वे पाठ सर्वश्रेष्ठ होंगे। आप सर्वश्रेष्ठ की दृष्टि से क्यों देखते हैं? हमें ये भी देखना है कि हमारी क्लास में सिर्फ 90-95% अंक प्राप्त करने वाले बच्चे ही नहीं हैं। वो बच्चे भी इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं जिनके 40% भी अंक आना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा तो जो पाठ होगा वो तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो उसकी गूढ़ता का पैमाना क्या हो, वो कितना गूढ़ है पाठ, फिर उसके बाद में उस पाठ को ग्राह्य करने की जो क्षमता है, क्या वो हमारे विद्यार्थी में उस स्टैंडर्ड के, उस स्तर के बच्चे में है क्या। हम 5वीं की कक्षा में ऐसा पाठ रख दें जो शायद 8वीं-9वीं के बच्चे को भी ना समझ में आए। तो ये भी चयन बहुत जरूरी। तो साहित्य कोई अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन वो साहित्य उस पाठक के लिए जरूरी है कि जरूरी है, ये भी देखना है। तो इसलिए चयन करते समय इस बात का ध्यान, तो ये जितनी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं की होती है, वो शायद सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। जी, निश्चित तौर पर आयु वर्ग का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि मनोवैज्ञानिक एक मतलब बनावट होती है बच्चे की एक खास आयु के बाद उस तरह के पाठ के लिए तैयार होते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अंतिम कक्षा के अंतिम विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार होता है कि हम कहते हैं कि बहुत अच्छा पाठ है, अरे पर भाई वो बच्चे के एक आम समझ के बच्चे को तो समझ में ही नहीं आया, तो फिर वो पढ़ाई से दूर भाग रहा है। ये दिक्कत। हाँ, रुचिकर बने रहे, मतलब इसके बनाए रखें पाठ्यक्रम को। इसके लिए अंतिम विद्यार्थी की भी मनोदशा को समझ करके हमें पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अब इसी कड़ी में अगला सवाल होगा आपसे कि एक आदर्श हिंदी पाठ्यपुस्तक आपकी दृष्टि में कैसी होनी चाहिए? यहाँ आपकी दृष्टि जानना चाहूँगा। नहीं, मैंने जैसे कहा कि वो सबके लिए एक समान भाव रखती है और सबके लिए एक तरह से एक गौरव का भाव जगाती है। देखिए क्या है, खासकर जब चूँकि हम भारत में बात कर रहे हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम करना क्या चाहते हैं? हम दरअसल हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उन्हें भारत बताना चाहते हैं कि भारत क्या है। तो भारत के दृश्य कहाँ होंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक में से कैसे भारत दिखता है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो मेरे समझ में तो सबसे आदर्श पाठ्य पुस्तक वही होगी, चाहे वो किसी भी विषय की हो, जिसमें से हम उनको भारत बोध करा सकें। अगर देखिए हमारी पाठ्यपुस्तक सारा ज्ञान रखती है लेकिन भारत बोध नहीं कराती तो हमारे लिए वो बेकार है, क्योंकि हम भारत के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आदर्श पुस्तक तो वही है। अपने देश के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, भारत के बच्चों को, तो निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति का बोध हो। भारत की एक बड़ी परंपरा रही है, लंबे समय से हम देख रहे हैं, जिन चीज़ों से बहुत कुछ सकारात्मक दुनिया भी सीखती रही है। लेकिन कई मर्तबा होता क्या है कि अपने देश में भी बहुत बार ये इस तरह के पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं कि उसमें भारतीय संस्कृति का पुट उस तरीके से नहीं होता। और इस तरफ भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूरा प्रयास है कि इस
एंगल को देखते हुए, इस दृष्टि से हम पाठ्यक्रम विकसित करें और बना भी रहे हैं हम। अब इसी कड़ी में अगला सवाल होगा आपसे कि क्या वर्तमान हिंदी पाठ्य पुस्तकें छात्रों की भाविक संवेदनशीलता को विकसित करने में सक्षम है? देखिए, वही मैं सोचता हूँ कि कई बार सामग्री का चयन जी, कई बार पुस्तक का आकल्पन, कई बार कुछ और भी हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता, इन सारी चीज़ों ने हमारी पाठ्यपुस्तकों के पूरे कलेवर को कई बार बहुत प्रभावित किया है। मतलब मैं अपने ऊपर से कह सकता हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय जितनी पाठ्यपुस्तकें जिस तरह से हमें दिखाई गई, पढ़ाई गई, उसमें भी उस तरह की वैज्ञानिकता का अभाव रहा। जी। आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना है, और इस वक्त पूरे देश में विशेषकर युवाओं में इस बात को लेकर बहुत जागृति है कि हम कैसे हम अपने आप को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करें, तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती भी है कि हमारे पाठ्य पुस्तकें कैसे उससे पहले मुक्त हों, कैसे हम उसमें हमारी भारतीयता के दर्शन करें, हमारी संस्कृति के दर्शन करें, हमारी परंपरा के दर्शन करें, हमारे उस वैभव के दर्शन करें जो भारत जिसके लिए जाना जाता है। अगर उन सब चीज़ों को हम करेंगे तो ही आदर्श पाठ्य पुस्तक होगी। तो वर्तमान दौर में ये देखना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर जो बहुत सारे बोर्ड हमारे यहाँ ऐसे भी प्रचलित हैं जो विदेशों से संचालित हैं। बिल्कुल। उन बोर्ड्स की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जब उनको कई बार देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि आप भारत के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भारत के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और फिर भी ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये उन्हें एक ऐसी सामग्री परोस रही हैं जो पूरी की पूरी विदेशी है। विचार पूरा का पूरा आयातित है, दर्शन पूरा का पूरा आयातित है। तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये ध्यान बहुत अच्छा भी लगता है कि जैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड ने एक पूरी की पूरी इसमें योजना बनाकर काम किया है कि इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है, तदर्थवाद नहीं है, एडहॉकिज्म कहते हैं ना, वो नहीं है। तो एक पूरी वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करें। भारतीय शिक्षा बोर्ड उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने निश्चित तौर पे कि बाहर से जो बोर्ड चल रहे हैं उन बच्चों को अपने ही देश की जड़ों से काटने का, मतलब उनको ऐसा हम पाठ्यक्रम सौंप रहे हैं कि उसमें वो अपनी जड़ों से कटते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब जिस देश काल परिस्थिति में आप रह रहे हैं उस देश काल परिस्थिति को नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पेडागॉजी का एक वो भी है कि सीखने की उनकी क्षमता भी कहीं ना कहीं कुंद पड़ती है। इससे आप अपने समकालीन चीज़ों से जोड़ करके देखेंगे, अपने देश की पुरानी परंपराओं से, संस्कृति से, जिसे भारत बोध हम कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति से, तो और बेहतर होगी सीखने की क्षमता बच्चों की। और भारतीय शिक्षा बोर्ड ने 1 से 5वीं तक के लिए अक्षरा, 6 से 8वीं के लिए स्वरा और 9 से 12वीं के लिए अन्वेषा, इन पुस्तकों में, खासतौर पे हिंदी की पुस्तकों में समकालीन साहित्य को किस तरह से हम शामिल करें और किस आयु वर्ग के विद्यार्थी को एकदम समकालीन दौर की लिखी रचनाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, और उनको पढ़ाने में किस तरह से कैसे चुनाव करें कि समकालीन साहित्य में कौन सी कविता लें, किसकी कविता लें, किन विषयों पर वो आधारित हों और किस तरह की चीज़ों से वो जागरूक कर रही हों बच्चों को सीखने के लिए, उसमें क्या हो, इन सारी चीज़ों को कैसे तय करें? देखिए, समकालीन साहित्य को रखना चाहिए। साहित्य में भी 2 तरह की बात है। एक होता है जो कालजयी कृति होती है। कालजयी कृति ये है कि जो सब समय में हर काल में वो अपने आप में अपना एक दर्शन प्रस्तुत करती है, अपनी एक बात प्रस्तुत करती है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम कुछ कालजयी कृतियों को भी शामिल करें, क्योंकि अगर हम कालजयी कृतियों को शामिल नहीं करेंगे तो वो हमारे सांस्कृतिक वैभव का दर्शन नहीं करा पाएंगे, जिसका बहुत ताज़ा उदाहरण अभी है। पूरा देश वंदे मातरम के 150 साल मना रहा है। तो दरअसल क्या है, वंदे मातरम है तो एक कवि की कविता ही। बिल्कुल। बंकिम चंद्र जी ने एक कविता ही तो लिखी थी, लेकिन 150 वर्ष उस कविता के पूरा देश मनाए तो क्या कारण रहा? कारण यह है कि वो कालजयी कृति है। वो आपके अंदर राष्ट्रभक्ति का एक स्फुरण पैदा करती है, एक जज्बा पैदा करती है, और न सिर्फ राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करती है, वो आपको हमारे भारत की पूरी गौरव गाथा के दर्शन कराती है। बिल्कुल। हमारा सांस्कृतिक दर्शन कराती है। तो वो कालजयी कृति है। तो उसका भी एक सही अनुपात, सही बैलेंस होना चाहिए कि हम कितनी कालजयी कृतियां बताएं और कितनी हम उनको समकालीन कृतियां बताएं। अच्छा, समकालीनता के भी अलग अलग संदर्भ हैं। समकालीनता का अर्थ सिर्फ आधुनिकता भी नहीं है। समकालीनता के बोध में भी हम परंपराओं को लेकर चल सकते हैं।
अक्सर कई बार गलती ये होती है कि हम समकालीनता के चक्कर में या आधुनिकता के चक्कर में विद्यार्थियों को ऐसी सामग्री परोस देते हैं जो कुछ क्षण के लिए तो आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो शायद आपको वो उतने दूरगामी प्रभाव नहीं देती। जी। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो अलग अलग रचनाओं का जो एक तेवर होता है, कलेवर होता है, वैचारिक दृष्टि होती है, उससे भी हमें उसको अलग रखना है। जी। मैं किसी विचारधारा का विरोधी नहीं हूँ, जी। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग पश्चिम की विचारधारा से प्रभावित होकर लगभग उसी तरह की विचारधारा भारत में परोसने का प्रयास करते हैं, वो अक्सर ऐसी रचनाओं को पाठ्यक्रम में डालने की भी कोशिश करते हैं जिससे आपको वो ध्वनित होता है जो भारत के परिवेश के लिए सही नहीं है। नहीं। जी। उनसे भी बचना है। जी। तो वो जो समकालीनता का बोध है, वो समकालीनता का बोध कैसे आगे जाए उसको देखने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सब करते हुए हम ये भी ध्यान रखें जी। कि हमारी जो भाषा का बोध है वो सही हो। जी। होता क्या है कि अक्सर समकालीनता के नाम पे, आधुनिकता के नाम पर जो सबसे ज़्यादा खिलवाड़ होता है वो भाषा के साथ होता है। जी, बिल्कुल। भाषा के साथ जो खिलवाड़ होता है वो अगर पाठ्यपुस्तकों में आ जाएगा तो हम हमारे विद्यार्थी को, हमारे बच्चे को आरंभ से ही एक गलत भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। तो भले ही रचना कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो भाषा की दृष्टि से कहीं कमज़ोर है जी। तो हमको उससे भी परहेज करना पड़ेगा, जी। क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक है। जी। हम उसको साहित्य नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। हम उसको साहित्य के माध्यम से जीवन का कोई दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भाषा भी सिखा तो रहे हैं। भाषा भी सिखा रहे हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात की आपने। मतलब आपका कहना है कि परिवेश और परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखते हुए समकालीन साहित्य को शामिल किया जाए, बहुत गैर जरूरी चीज़ों को शामिल ना किया जाए। कि समकालीन साहित्य शामिल करना है, इसके लिए समकालीन साहित्य में बहुत सारी चीज़ों को विचार से जो प्रेरित होकर के होती हैं और किसी बाहर की विचारधारा से भी प्रेरित होकर के हमने देखा है कि पाठ्यक्रमों में लंबे समय तक ऐसी चीज़ों को जगह दी गई है, तो उससे हमें बचना चाहिए। जी। अब इस कड़ी में एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि लोक भाषाओं, लोक संस्कृति और क्षेत्रीय साहित्य की उपस्थिति को साहित्य और हिंदी की पाठ्यपुस्तकों में आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और मैं अक्सर इस प्रश्न को या इस बात को बहुत अलग ढंग से कहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में लोक और शास्त्र या लोक और साहित्य ऐसी कोई विभाजन रेखा हो नहीं सकती। जी। मैं अक्सर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पढ़ता हूँ, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी तरह कहा है कि जो लोक में होता है वही धीरे धीरे शास्त्र में परिणित होता है, उसकी परिणति होती है। या जो आज शास्त्र है वही अपने व्यापक रूप में लोक में समाता है, यानी ये एक तरह की चक्रीय अवधारणा है। तो हम कहें कि ये लोक है और ये शास्त्र है, ये विभेद ही हमको नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम उस लोक और शास्त्र की गफलत में एक ऐसी महत्वपूर्ण कृति को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होती है। जैसे लोक के अंदर जो सारी कृतियां हैं वो हमें हमारा परिवेश दिखाती हैं, हमारा दर्शन दिखाती हैं, हमारी दृष्टि दिखाती हैं, हमारी परंपराएं दिखाती हैं, तो उसको भी हम कैसे समाविष्ट कर सकते हैं ये भी हमको देखना चाहिए। उसके साथ ही जो हमारी पारंपरिक भाषा है, हमारी पारंपरिक बोलियां हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उनके प्रयोग हैं, उत्सव हैं, पर्व हैं, त्यौहार हैं, ये सब कहाँ से आएगा? ये सब हमारे उस साहित्य से ही तो आएगा जो हमारी धरती से ऊपर। जी जी, बिल्कुल। इस कड़ी में हम आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि लोक भाषा, लोक संस्कृति और क्षेत्रीय साहित्य की उपस्थिति को लेकर के आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, और वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में दिखलाई भी पड़ रहा है, इसका ख्याल रखा जा रहा है, इसको लेकर के हम पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, मैंने भारतीय शिक्षा बोर्ड की ये जो कुछ पुस्तकें देखी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि इसमें इन्होंने जो हमारी लोक परंपराएं हैं उनके बारे में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। पूरी किताब की जो साज सज्जा है, इसका आकल्पन है, वो बहुत सुंदर ढंग से है। जो स्वरा श्रृंखला देखी, उसके पीछे आपने भारत के एक एक लोक कला रूप के बारे में भी बताया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहाँ बताते हैं? इसमें भाषाओं के बारे में है, तमिल के बारे में है, कश्मीरी के बारे में है, मराठी के बारे में है, उड़िया के बारे में है, अलग अलग भाषाओं के बारे में भी बताया गया है, जो सामान्य तौर पर अन्य पाठ्य पुस्तकों में हमको देखने को नहीं मिलता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें जिन रंगों का प्रयोग है, शायद इसको
बहुत बारीक ढंग से लोग ना देख के समझ पाएं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनमें जिन रंगों का प्रयोग है वो रंग भी हमारे भारतीय रंग हैं। जी। देखिए, रंगों की भी बड़ी विशेषता है, क्योंकि जो भारत के परिवेश में जो रंग हमको मिलते हैं वही रंग इन किताबों में प्रयोग किए गए हैं। इसलिए ये बहुत बेहद चटकीले और भड़कीले नहीं हैं, ये आपकी आंखों को सुकून देने वाले हैं। यानी रंगीन तो है लेकिन आपकी आंखों को शांति देने वाले रंग हैं, जो हमारी भारत की परंपरा की विशेषता भी है। तो ये उस दृष्टि से भी बहुत सुंदर किताबें बनी हैं, आकलपन की दृष्टि से। चित्र भी जो बनाए गए हैं, रेखांकन जो है वो भी हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका जैसा शरीर की बनावट होती है उसको भी ध्यान में रख के इसको किया गया है। नहीं तो कई बार आजकल बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि आपके पास तो बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में टूल्स हैं, उनके माध्यम से आप बनाते हैं तो वो भी जो फिगर्स बनते हैं, जो आकृतियाँ बनती हैं, वो कई बार हमारे अपने परिवेश से मेल नहीं खाती। तो मुझे प्रसन्नता है कि इन सारी बातों का, इस वैज्ञानिकता का भी इसमें ध्यान रखा गया। जी, बहुत शुक्रिया। भारतीय शिक्षा बोर्ड के इन पाठ्यपुस्तकों की जो भारतीय पृष्ठभूमि को लेकर के रंग संयोजन किया गया है वो बहुत बेहतर है। और इस क्रम में एक आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे कि क्या हिंदी पाठ्यपुस्तकें आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है कि आलोचनात्मक साहित्य वहाँ पर हो। उसका एक स्तर होता है। मैं समझता हूँ कि जब विद्यार्थी हमारे थोड़े प्रगल्भ हो जाए तभी उन्हें आलोचना और समालोचना सिखाई बताई जानी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ तभी बढ़े, क्योंकि एक होती है क्रिएटिव थिंकिंग। तो पहले हम उसको क्रिएटिव थिंकिंग तो बताएं, तब तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग बताएंगे। हम पहले ही दिन से अगर उसको क्रिटिकल थिंकिंग बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि देखिए, लॉजिक भी अपनी सीमा तक लॉजिक है, उसके पहले उसको एक आधारभूत ज्ञान की आवश्यकता है। और आपकी भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो तमाम पुस्तकें हैं, मैं समझता हूँ कि वो आधारभूत ज्ञान देने में न सिर्फ सक्षम हैं बल्कि प्रेरित करती हैं विद्यार्थी को कि वो और अधिक इसकी गहराई में जाए, और वही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। बहुत धन्यवाद आपका। आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड की इन पुस्तकों को लेकर के तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया और उसमें आपने बताया कि किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड अपनी पुस्तकों में भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश और परिप्रेक्ष्य किस तरीके से शामिल करता है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।